Okay, my friends, good evening. How are you? अब आज हम लोग 1930 टू 39 तक बढ़ेंगे। पिछले क्लास में तो बढ़ नहीं पाए, लेकिन आप तो जानते हो कि हम आते हैं तो पहले 5 क्वेश्चंस आपको डालते हैं और आप अच्छे ढंग से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम दोनों का ये एक परिपाटी बनी हुई है, उसका निर्वाह होना चाहिए। आज क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप एक कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। तीसरा, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। और चौथा, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने के लिए तैयार हुई। यह असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप है। हमारे स्टूडेंट्स, चॉइस ए में है 1 2 3 4, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3 और डी में है 3 और 4। बी फास्ट। ओहो, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायत देने के लिए तैयार हुई। देखो बच्चों, आप लोगों की कोई गलती नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। इसका आंसर होना चाहिए था 1 2 3 होना चाहिए था। ये मैंने चेक नहीं किया, इसलिए आप लोगों की कोई गलती नहीं, आपका चॉइस सही है। ब्रिटिश सरकार ने क्या रियायत दी? असहयोग आंदोलन के बाद कोई रियायत तो तत्काल दी नहीं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ब्रिटिश ने उनको जेल में डाल दिया। तो ब्रिटिश, अब कहोगे भाई ब्रिटिश ने अगर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार बिल की घोषणा लाई तो वो तो पहले ही ला चुकी थी, तो असहयोग आंदोलन के बाद तो कोई लाई नहीं है। तो आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, अभिनव भारत, श्री अभिनव भारत, श्री अरविंद घोष, अनुशीलन समिति लाला हरदयाल, श्री गदर पार्टी सी आर दास और स्वराज पार्टी बी डी सावरकर। तो मैं स्टूडेंट्स, इसको आप थोड़ा सा इसको मिलाइए और इस कोड को मिलाइए। क्या उत्तर आ रहा है अंकुर? यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल तुम लोग करेक्ट हो। पिछले वाला भी क्वेश्चन में तुम लोगों की गलती नहीं थी, तुम लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इन कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिनके एक प्रमुख नेता नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना के लिए किसके विरोध में स्थापित हुई? गांधी अरविंद समझौता, बी होम रूल आंदोलन, तीसरा नेहरू रिपोर्ट, चौथा मॉन्टे फोर्ट सुधार। अनुमान करिए। और इस पर विचार करिए। यस, करेक्ट आंसर। माय स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बिल्कुल सही आंसर किया। अब सर्सन और रीजनिंग है। ए, मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। रीजनिंग, जिन्ना केंद्र में साझा सरकार की गारंटी चाहते थे। बी फास्ट।
यस, 100% करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? एक, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूल का उपयोग करने का प्रयास किया। एंड थर्ड, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। ये तो तुम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कोशिश करो मैं स्टूडेंट इसको कर ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये वास्तव में चैलेंजिंग क्वेश्चन है। बी फास्ट। मैक्सिमम सी आ रहा है, नहीं मैक्सिमम इसको तुमको करना पड़ेगा बी। बी है कि नहीं? देखो, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, ये भी करेक्ट है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये भी करेक्ट है। लेकिन साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए उग्र प्रदर्शन में रॉलेट सत्याग्रह साथ साथ हुए कैसे होगा? एक 1919 का है, दूसरा 1929 का है। ये तो एकदम ब्लंडर है, इसको तो सीधे पकड़ लेकर तुम लोगों को बाहर कर देना चाहिए। यहाँ कंफ्यूजन ये हो सकता है केवल एक है या एक और दो है। एक अगर तुम ए चुनते हो तो मुझे लगता है कि तुम कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन तीन चुनने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह जो मूवमेंट हुआ है वो तो 1919 का है और साइमन कमीशन बहिष्कार 1929 का। दोनों साथ साथ कैसे होंगे? समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग? बी। अब मैं स्टूडेंट्स, अब आपको मैं लाता हूं टॉपिक के ऊपर। पीछे जरा पूछे, कोई क्वेश्चन तो नहीं आउटस्टैंडिंग है? कोई होमवर्क दिया गया था इनको करने के लिए? क्या क्या होमवर्क दिया गया था? बोलिए, याद दिलाइए हमें। पीछे आपको क्या होमवर्क दिया गया था? गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य की ही नहीं बल्कि पश्चिमी संस्कृति को भी चुनौती दी। टिप्पणी कीजिए। ओके, तो अब कहोगे भाई इसको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या होना चाहिए, तो मैं डाल देता हूं। देखो कि गांधी जी देखो गांधी जी पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध, पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध गांधी जी पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध सबसे खतरनाक हथियार सिद्ध हुए। देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है, मतलब वेल बिगन हाफ डन। जैसे आप अगर एक अच्छी शुरुआत कर ले तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। लिखना शुरू करो मेरे साथ, आदत हो जाएगी, आपको खुद अच्छे सेंटेंस मिल जाएंगे। तो सिद्ध हुए, इन्होंने अब जैसे देखो, साम्राज्यवाद के दो पक्ष है, राजनीतिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष। क्योंकि साम्राज्यवाद, राजनीतिक पक्ष का मतलब है कि साम्राज्यवाद केवल तलवार के बल पर नहीं होता है। अगर राजनीतिक पक्ष क्या है साम्राज्यवाद का? तलवार है, सेना है, हथियार है, नौकरशाही है। ये क्या है? उसका राजनीतिक पक्ष है। उसका सांस्कृतिक पक्ष क्या है पता है? उसका सांस्कृतिक पक्ष है शिक्षा है, संस्कृति है, पश्चिमी पहनावा और हवा है, पश्चिमी खान पान है। मतलब आपके दिमाग को ही वो फेर देगा, वो आपके मस्तिष्क का पश्चिमीकरण कर देगा। सांस्कृतिक जो
परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक विजय वो राजनीतिक विजय से ज्यादा खतरनाक होता है। आप याद करो, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत की राजनीतिक विजय की थी और विलियम बेंटिक ने सांस्कृतिक विजय। सांस्कृतिक विजय बहुत खतरनाक होता है। तो अब इन्होंने साम्राज्यवाद के राजनीतिक पहलू एवं सांस्कृतिक पहलू दोनों पर चोट की, दोनों पर एक साथ चोट की। अब ये तुमको देखो कितना बढ़िया शुरुआत हो गई। अब इसको दो पैराग्राफ करो और राजनीतिक पहलू और सांस्कृतिक पहलू को अलग करो और छोटे छोटे पॉइंट बना लो। जैसे साम्राज्यवाद के राजनीतिक पक्ष पर निम्नलिखित रूप में चोट की। एक दो पंक्ति लिख देना। सत्याग्रह एवं अहिंसा की पद्धति इस पर ज्यादा नहीं, एक दो पंक्ति लिख देना, क्योंकि सत्याग्रह की जो पद्धति है वह ब्रिटिश के सारे हथियारों को बेकार कर देता है, और अहिंसा की जो पद्धति है उसके आधार पर गांधी जी ब्रिटिश के साथ एक मनोवैज्ञानिक समानता की भावना विकसित कर रहे हैं। तो इस पर एक दो पंक्ति लिख देना। ओके, इस पर एक पंक्ति ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है तुम्हारे पास। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ असहयोग की नीति। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ असहयोग की नीति। अब इसमें भी एक पंक्ति कुछ लिख देना, तो असहयोग। बहिष्कार की नीति को एक महत्वपूर्ण हथियार बनाना। बहिष्कार की नीति को एक महत्वपूर्ण हथियार बनाना। भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति भय दोहन करना। अब भय दोहन करना क्यों? क्योंकि पहले लोग डरते थे ब्रिटिश से, अब ब्रिटिश से डरना कम कर दिया। जब गांधी जी ने जो सत्याग्रह और अहिंसा की पद्धति, इतनी बात अगर 4 बिंदु दे दोगे तो राजनीतिक में काफी हो जाएगा।
अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके देखोगे, उसी प्रकार साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद के सांस्कृतिक पहलू पर निम्नलिखित रूप में चोट की। अब इसमें आप अपना बिंदु दे दो, कौन कौन से बिंदु है। हिंद स्वराज्य में आधुनिक उद्योग, वकील एवं डॉक्टर की आलोचना। आलोचना की मैं शॉर्ट में डाल देता हूं, क्योंकि मैं आपको क्लास ए लिखवा रहा हूं ना, तो इसमें ऑनलाइन में अगर मैं ज्यादा टाइम लूंगा लिखवाने में तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में डालता हूं। इसको पूरा सेंटेंस आप बना लेना, इतना तो कर ही सकते हो। और दूसरा, ये सेंटेंस जैसे डाल दिया। दूसरा, पूंजीवादी आर्थिक मॉडल की जगह ग्रामीण विकास का मॉडल ग्रामीण विकास का मॉडल, मतलब पूंजीवादी मॉडल की जगह ग्रामीण विकास का मॉडल इन्होंने रख दिया। प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग पर बल देना। केंद्रीयकरण पर आधारित पश्चिमी सरकार के मॉडल की जगह ग्रामीण स्वराज्य पर बल दिया। अब इतना लिख दिया, काफी है। अब उस निष्कर्ष में एक पंक्ति आप डाल दीजिए कि इस प्रकार गांधी जी ने पश्चिमी साम्राज्यवाद पर समग्रता से चोट की। गांधी जी ने पश्चिमी साम्राज्यवाद पर समग्रता से चोट की। आपका क्वेश्चन का उत्तर पूरा हो गया। मैं स्टूडेंट में आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि एक्चुअली क्वेश्चन का जो आंसर होता है वर्चुअली एक मैनिपुलेशन होता है, उसको आप मैनिपुलेट करते हो। मतलब जितना बढ़िया आप मैनिपुलेटर होगे उतना ही बढ़िया आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। सो जस्ट ट्राई टू बी अ मैनिपुलेटर और आप खुद ही उसको क्वेश्चन का उत्तर कर लोगे। अब चलिए, तो मैं ये आपको बता रहा था, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे अब हम लोग कहां से कहां तक पहुंच गए। तो मैं इसी के इर्द गिर्द बनाता हूं। जैसे भारतीय
राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका हो गया 1929 से 39 तक ले लेते। अब इसमें है राष्ट्रवाद की प्रगति, नहीं पहले विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव, धनी किसान, निर्धन किसान, पूंजीपति, श्रमिक, अब देखिए, अब इसमें एक आता है आपका राष्ट्रवाद की प्रगति, राष्ट्रवाद की प्रगति। तो राष्ट्रवाद की प्रगति में एक आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन 1930 से 31। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34। ओके, पूना पैक्ट 1932 तथा गांधी जी का हरिजन उद्धार कार्यक्रम, अच्छा नहीं प्रथम नहीं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, मैंने तुमको धोखे से प्रथम लिख दिया, इसको द्वितीय लिखना, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस ने हिस्सा लिया ही नहीं था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, तो इसलिए आप इसको द्वितीय लिखना, प्रथम मत लिखना। तो गांधी जी का हरिजन उद्धार कार्यक्रम, इसको 1934 to 39 लिखो। ओके, ये अब हो गया। अब इसके बाद ये राष्ट्रवाद की ही प्रगति है, तो राष्ट्रवाद की प्रगति में ही दूसरा 1935 का अच्छा एक मिनट, पहले यही करते हैं। समाजवाद,
एवं वामपंथ की प्रगति, समाजवाद एवं वामपंथ की प्रगति तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, किसानों में जागृति, और थोड़ा सा देखते हैं महिलाओं में जागृति। क्योंकि वहां पर जगह कम थी इसलिए वर्टिकल लिखा गया है, कायदा के हिसाब से हॉरिजेंटल होना चाहिए। सबका सबसे रिलेशनशिप है। तुमको क्या मैं क्या बोल रहा हूं, पूरे हिस्ट्री को हमने 4 पार्ट में बांटा है। हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद का इतिहास, राष्ट्रवाद का इतिहास और स्वतंत्रोत्तर भारत। तुम्हें केवल इतिहास नहीं पढ़ना है बच्चे, तुम्हें इंटीग्रेटेड पढ़ना है। एंड यू हैव टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर, तुम्हें सोचने वाला प्राणी बनना है। तो कभी मेरे इंटीग्रेटेड अप्रोच को मिस मत होने देना, जहां नहीं समझो वहां पूछना। तो देखो यहां पर ये आगे, अब राष्ट्रवाद में ही एक हमारा आएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935। अब इसमें कांग्रेस की चुनाव में भागीदारी तथा कांग्रेस शासन के 28 महीने, कांग्रेस शासन के 28 महीने। अब इसमें कांग्रेस सरकारों का त्यागपत्र, कांग्रेस सरकारों का त्यागपत्र। अब देखो ये राष्ट्रवाद की प्रगति है, तो अब हम यहां संप्रदायवाद की प्रगति देख रहे हैं। संप्रदायवाद की प्रगति, जैसे इसमें 19 मुस्लिम जमींदारों को समाजवाद कब है, 1994। हाँ, मुस्लिम जमींदारों का भय और 1937 के चुनाव का परिणाम, बस। अब ये डायग्राम हमें पूरा करना है बच्चे, आज से कल तक इसको करना है और तुम लोगों को समझना है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं बैठा हुआ हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। अब चलते हैं, पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन देखते हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने इसलिए पहले ही मैटर भेज दिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी देख रहे हो, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी देख रहे हो, पूना पैक्ट भी देख रहे हो,
गांधी जी का हरिजन उद्धार कार्यक्रम भी देख रहे हो और अपसागरी उपागमों के कारण, ये 22 नंबर पर है। तो अब मैं आपको याद ही करवा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, मेरा पहले देखिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में गांधी ने, पहले मैं आपको बताऊं कि 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी हुई। विश्व आर्थिक मंदी तो आपको समझने का अवसर मिलेगा जब मैं आपको विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा, लेकिन चलो थोड़ी सी मैं आर्थिक मंदी की चर्चा आपको कर देता हूं। एक्चुअली इससे पहले क्लासिकल अर्थशास्त्र का बोलबाला था अर्थव्यवस्था की दुनिया में, और माना जाता था कि अगर हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन अपनी मांग का सृजन खुद कर देता है। इफ वी आर डूइंग द प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन विल जस्ट क्रिएट इट्स ओन डिमांड, ये एक जनरल परसेप्शन था। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया 1929-30 के में कि बाजार वस्तुओं से भरा पड़ा था और खरीदार नहीं थे। यह मंदी अमेरिका से शुरू हुई, वहां के शेयर मार्केट में प्रॉब्लम आया और देखते देखते पूरे यूरोप में फैल गया। फिर पूरी दुनिया में उसका विस्तार हुआ, चाहे वो कच्चे माल का उत्पादक हो या विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादक हो, सभी मंदी की चपेट में आ गए। ब्रिटेन मंदी का शिकार था, हम लोग भी मंदी के शिकार थे। तो हमारे यहां मंदी का प्रभाव, जैसे 1920 के दशक में आपने देखा कि जनसामान्य के स्तर पर कैसे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार हुआ। इस काल में आप देखोगे कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो मुख्य प्रसार हुआ है वो मंदी के कारण हुआ है। माने मंदी ने यहां पर एक नया एक प्रेरक कारक की भूमिका निभाई है, माने मंदी ने भी भूमिका निभाई 1929 के दशक में। अब हम देखते हैं कि मंदी का प्रभाव अलग अलग वर्ग पर अलग अलग प्रभाव है। सबसे पहले धनी जमींदारों, मतलब धनी किसान। तो धनी किसान चूंकि बाजार के लिए उत्पादन करते थे और भारत कृषि उत्पादों का निर्यातक था, इसलिए मंदी का प्रभाव धनी किसानों पर पड़ा और उसे प्रभावित हुई। अब निर्धन किसान को क्यों प्रभाव पड़ा? तो एक्चुअली मंदी के समय क्या हुआ कि पहले जो जैसे निर्धन किसान थे, उनके पास कई बार क्या होता था, भू राजस्व को चुकाने के लिए रकम नहीं होती थी। दे यूज्ड टू borrow the demand from the money lenders, and through money lenders they were making the payment of the land revenue. पहली बार ऐसा हुआ कि अब महाजनी कर्ज उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है वे महाजनी कर्ज चुका सकें। महाजनी कर्ज उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं कि जो उनको मिल जाए वो अपनी जमीन को बचा सके। तो बहुत सारे निर्धन किसानों की जमीन इसलिए नीलाम हो रही कि महाजनी कर्ज ही मंदी के समय उपलब्ध नहीं है, तो वो अलग परेशान है। पूंजीपति क्यों परेशान है? ये वही पूंजीपति थे जो 1920 के असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश का साथ, माने ब्रिटिश की तरफ झुके हुए थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के नेतृत्व में एक एंटी नॉन कॉपरेशन कमिटी बनी थी। अब वह पूंजीपति अब कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। भाई कांग्रेस की तरफ क्यों झुक रहे हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए प्रॉब्लम मैं बताता हूं। इनका प्रॉब्लम यह है कि विश्व में जब आर्थिक मंदी आई, थोड़ा मेंटली अलर्ट होकर सुनना, विश्व में जो आर्थिक मंदी आई उससे पहले एक परेशानी इनको ब्रिटिश से क्या थी कि ब्रिटिश ने 1936 में ही एक फाइनेंस एक करेंसी पर एक कमीशन बैठाया था, उसको कहते थे हिल्टन यंग आयोग। तो हिल्टन यंग आयोग ने क्या किया था 1926 में कि उसने, जैसे ब्रिटिश की जो करेंसी थी पाउंड, आप जानते ही हो, और भारतीय करेंसी रुपया है वो भी आप जानते हो, उन्हें ब्रिटिश पाउंड की तुलना में भारतीय रुपया को मजबूत बना दिया था। तो आप कहोगे भाई ब्रिटिश पाउंड की तुलना में भारतीय रुपया को मजबूत बना देंगे, इससे क्या समस्या आएगी? समस्या आएगी ना।
आपको अर्थशास्त्र के नियम जानने पड़ेंगे। अगर आपका रुपया मजबूत होगा तो आपका निर्यात कम हो जाएगा और आयात बढ़ेगा। क्यों? मैं वजह बताता हूं। माना कि सोचिएगा, 1 पाउंड अगर 15 रुपये के बराबर था, और अगर रुपया मजबूत बनने का मतलब है 1 पाउंड 10 रुपये के बराबर हो गया। तो अगर आपके यहां का पहले जो निर्यातक था वह पहले 1 लाख पाउंड का निर्यात करता था तो उसको 15 लाख मिलता था, अब उसको 10 लाख मिलेगा, तो उसको तो घाटा हुआ। आपका जो आयातक था पहले 1 लाख पाउंड का आयात करता था तो उसको 15 लाख लगता था, अब 10 लाख रुपया उसको लग रहा है। इसमें समस्या यह आई कि आपका निर्यात कम हो जाएगा और आयात बढ़ेगा, क्योंकि आयातक को ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा है। और फिर एक समस्या तो ये भी आती है ना, जैसे अब आपका निर्यातक है तो 1 लाख पाउंड निर्यात किया तो उसको 10 लाख मिला, पहले 15 लाख मिलता था। और जो आपका आयातक है वो पहले 1 लाख पाउंड का आयात किया तो 15 लाख देना पड़ा, अब उसको 10 लाख देना पड़ेगा, उसको तो फायदा हो रहा है। इस कारण से क्या हुआ कि रुपया को मजबूत बनाने से भारतीय पूंजीपतियों को कष्ट यह था कि भाई आप इंडिया से निर्यात को हतोत्साहित और आयात को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इससे ब्रिटिश पूंजीपति को फायदा है, हमें तो घाटा है। तो नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ, जब मंदी आई तो ब्रिटिश सरकार ने ओटावा में अपने उपनिवेशों का सम्मेलन बुलाया था, उसको ओटावा सम्मेलन कहते हैं। उसमें यह तय हुआ था कि हमारे उपनिवेश हमारी वस्तुओं को थोड़ा सा प्रिफरेंस दे, क्योंकि देखो दुनिया में क्या है कि मंदी तो चारों तरफ थी, तो सबको बाजार चाहिए था। तो ब्रिटिश को ऐसा लग रहा था कि भाई अगर हमारे उपनिवेश में हमारी वस्तुएं नहीं बिकेंगी तो कहां बिकेंगी, तो हमारी वस्तुएं हमारे उपनिवेश में बिकनी चाहिए। तो ब्रिटिश कंपनी ने अपने उपनिवेश में अपनी वस्तुओं को बेचने का मतलब जज्बा कायम किया। तो चलिए, तो उसने 1932 के ओटावा सम्मेलन के आधार पर एक ब्रिटिश पूंजीपति में बॉम्बे के पूंजीपति थे, उसका नाम था मोदी। तो मोदी के साथ एक ब्रिटिश सचिव था जिसका नाम था, बॉम्बे के पूंजीपति का नाम था होमी मोदी, वो ब्रिटिश के पक्षधर थे। और एक तरफ ब्रिटिश सचिव था, उसका नाम ली था। तो ली मोदी दोनों ने मिलकर एक पैक्ट किया। उस पैक्ट में यह तय हुआ कि कुछ वस्तुएं ब्रिटेन भारत से प्रिफरेंशियली खरीदेगा, मतलब भारत से ब्रिटेन चाय, चमड़ा और खाल, चमड़ा और खाल दोनों 2 चीजें हुई, मतलब ऐसा नहीं समझे कि वही चमड़ा है वही खाले हैं। तो चाय, चमड़ा और खालें ये प्रिफरेंस देकर भारत की से खरीदेगा, बदले में जापान, अमेरिका, जर्मनी, बाकी वस्तुओं की जगह भारत ब्रिटिश वस्तुओं को खरीदेगा। तो अब ब्रिटिश वस्तुओं को कैसे खरीदेगा, तो उनकी वस्तुओं पर 15% चुंगी लगाएगा, तो ब्रिटिश वस्तुओं पर 5% चुंगी लगेगी। इसका मतलब है कि ब्रिटिश वस्तुओं को आप प्राथमिकता दोगे। तो यह डील कर लिया बॉम्बे के पूंजीपतियों ने ब्रिटिश के साथ। इससे जो घनश्याम दास बिरला के नेतृत्व में जो भारत के शेष भारत के पूंजीपति थे उनको बहुत कष्ट हुआ। उनको लगा कि भाई बॉम्बे के पूंजीपतियों ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि उनको यह लगा कि बॉम्बे के पूंजीपतियों ने जो डील किया है उससे उनको तो फायदा होगा, लेकिन ये जो पूंजीपति लोग थे ये सब जापानियों के साथ व्यापार करते थे। इनको डर यह था कि भाई कहीं इधर हम ब्रिटेन की वस्तुओं को ज्यादा प्राथमिकता देंगे तो बदले में जो जापान है, तो बदले में तो जापान भी हमारी वस्तुओं पर चुंगी लगा देगा। तो उनको डर यह था कि हम जब उनकी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो बदले में जापान भी हमारी वस्तुओं पर चुंगी लगा देगा। तो उनको डर यह है कि जापान हमारी वस्तुओं पर चुंगी लगा देगा, तो वो इस बात से भयभीत है। इसलिए वो ब्रिटेन से बहुत गुस्सा खाए हुए हैं। मतलब घनश्याम दास बिरला ने पुरुषोत्तम दास को लिखा कि जब ब्रिटिश हमारी रक्षा नहीं कर रहे तो हम अपना भविष्य कांग्रेस के साथ जोड़ दें। तो पूंजीपतियों का समर्थन सविनय अवज्ञा आंदोलन में कांग्रेस के साथ चली गई। और यही वजह है कि आप देखोगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहिष्कार की नीति इतनी सफल रही। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब रह गई मजदूरों की बात, मिल मजदूरों की बात। तो मिल मजदूरों की स्थिति दूसरी थी। मिल मजदूरों की स्थिति दूसरी इसलिए थी
क्योंकि जहां तक मिल मजदूरों का सवाल है माय स्टूडेंट, तो आपको यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि मिल मजदूरों को इससे फायदा नहीं था बल्कि घाटा था। क्योंकि मंदी की जब स्थिति आती है तो हड़ताल की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जब मंदी हो तो आप हड़ताल पर नहीं जा सकते, अगर आप हड़ताल पर जाएंगे तो जॉब ही छूट जाएगा। तो ब्रिटिश मजदूर हैं वो हड़ताल को अवॉइड कर रहे हैं, तो वो हड़ताल पर नहीं जाना चाहते हैं। तो मजदूरों की सक्रियता थोड़ी कम हो गई, बाकी पूंजीपति, धनी किसान, निर्धन किसान ये आगे के आंदोलन में ज्यादा सक्रिय हो। अब बात आती है सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। तो 1929 का जब लाहौर अधिवेशन हुआ तो लाहौर अधिवेशन में गांधी जी को अधिकृत किया गया कि वे अपनी सुविधा से एक अखिल भारतीय आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। तो गांधी जी ने आंदोलन 1929 में लाहौर अधिवेशन ने उनको अधिकृत किया कि गांधी जी अधिकृत तौर पर उनको अधिकृत किया कि गांधी जी एक अखिल भारतीय आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। तो गांधी जी ने तभी ये घटना, अब जनवरी में ही आप देखते हो कंक्लूड हुआ, उसी समय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो गांधी जी ने जनवरी में इरविन को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने 11 सूत्री मांगे रखी और इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि लॉर्ड इरविन इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो सवाल यह खड़ा होता है कि फिर मांगे क्यों रखी, क्योंकि उनको आंदोलन आरंभ करना था। अब वो रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम करके एक अखिल भारतीय आंदोलन के तैयार थे। इरविन ने इस पत्र का जवाब नहीं दिया, तो वह 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ यहां से गुजरात के तट दांडी के लिए कूच कर गए और उन्होंने वहां पर लक्ष्य लिया नमक कानून का उल्लंघन। तो पहली में एक बात, मुझे एक प्रश्न ध्यान आ गया तो मैं आप लोगों से करता हूं। अंकुर जरा सावधान हो जाइए, मेरे स्टूडेंट से पूछिए। मैं सिंबॉलिकली बोल रहा हूं, आप लोग एक्टिव हो जाइएगा तुरंत। एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था कि गांधी जी के साथ जो 78 अनुयायी जो दांडी के, गुजरात के तट पर दांडी की मार्च में गए, वो अनुयायी किस समूह से थे? च्वाइस ए हिंदू, च्वाइस ए केवल हिंदू, च्वाइस बी हिंदू एवं मुसलमान, च्वाइस सी हिंदू मुसलमान एवं सिख, च्वाइस नंबर डी हिंदू मुसलमान सिख एवं ईसाई। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा, आप लोग फास्ट हो जाइए। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी के साथ जो दांडी तट पर गए उनमें कौन थे? च्वाइस ए केवल हिंदू, च्वाइस बी हिंदू एवं मुसलमान, च्वाइस सी हिंदू मुसलमान एवं सिख, च्वाइस नंबर डी हिंदू मुसलमान सिख एवं ईसाई। अंकुर जरा देखो उनको, बी फास्ट। देखिए अब मेरा स्टूडेंट लोग इंटेलिजेंट हो गया है। देखो मेरा अपना मानना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर से कान लगाओगे तो उत्तर की एक आवाज निकलती है, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो या प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अगर आप उसमें कान लगाओगे तो उससे एक आवाज निकलती है। जब बच्चों को क्वेश्चन के उत्तर की आवाज सुनाई देने लगती है तो मैं निश्चिंत हो जाता हूं, अब ये बच्चा क्वालिफाई करने लायक हो गया। अब मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को अब क्वेश्चन के अंदर से आवाज सुनाई देने लगी है कि सी को चुन लो या डी को चुन लो, और यही योग्यता मैं तुम्हें मुख्य परीक्षा में देखना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोग एक मेधावी स्टूडेंट हो और मुख्य परीक्षा में भी अगर यही योग्यता दिखाए तो यू विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो अब वो गए उसके वहां पर और दांडी तट पर जाकर एक मुट्ठी नमक अपने हाथ में लिया और नमक कानून का उल्लंघन करते हुए वो पकड़े गए, मैंने गिरफ्तार कर दिया गया उनको। अब आप लोगों के सामने पहला मुद्दा है जो आप लोगों ने पढ़ा है कि गांधी जी ने नमक का मुद्दा ही क्यों चुना। तो आप जानते हो कि गांधी इस मामले में काफी सिद्धांत थे। वो हमेशा ऐसे मुद्दे को पकड़ते थे जो सामाजिक रूप से लोगों को विभाजित ना करे। उन्हें लगा कि नमक का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको शहरी बुद्धिजीवी और ग्रामीण कुलीन, ये दोनों इन मुद्दों से जुड़े हुए रहेंगे। और शहरी बुद्धिजीवी के लिए भावनात्मक मुद्दा है तो ग्रामीण कुलीनों के लिए, ग्रामीण किसानों के लिए, मतलब शहरी बुद्धिजीवियों के लिए ये एक भावनात्मक मुद्दा है तो ग्रामीण किसानों के लिए एक आर्थिक मुद्दा है। बताओ उस समय
टोटल टैक्स का 52% हुआ करता था भू राजस्व की टैक्स और 16% हुआ करता था नमक का। तो किसानों के लिए तो आर्थिक फैक्टर भी था इसमें, लेकिन शहरी बुद्धिजीवियों के लिए आर्थिक फैक्टर से ज्यादा भावनात्मक फैक्टर था। तो दोनों के बीच ये सेतु का काम कर सकता था। गांधी जी तो विभाजन की राजनीति से परहेज करते थे। फिर गांधी जी ने उसमें पूरी एक सुसंगत योजना बनाई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे कैसे यह मूवमेंट चलेगा और इसमें कौन कौन तत्वों की भागीदारी होगी। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहता हूं कि इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें उन्होंने जो योजना या कार्यक्रम बनाया था वह था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, नमक कानून का उल्लंघन, रैयतवाड़ी क्षेत्र में कर रोको आंदोलन, जमींदारी क्षेत्र में चौकीदारी रोको आंदोलन। अब देखो ध्यान देने की बात है, रैयतवाड़ी क्षेत्र में कर रोको आंदोलन, क्योंकि रैयतवाड़ी क्षेत्र में कर जाता था सरकार को और जमींदारी क्षेत्र में जमींदार को। तो गांधी जी चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन में एक संयुक्त मोर्चा बनाकर रखना चाहते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर जमींदार और किसानों के बीच किसी प्रकार का विभाजन हो। इसीलिए उन्होंने दो अलग अलग नीति रखी। जमींदारी क्षेत्र में चौकीदारी रोको, क्योंकि चौकीदारी टैक्स सरकार को जा रहा था, और कर रोको आंदोलन इसलिए कि चूंकि रैयतवाड़ी क्षेत्र में कर भी सरकार को जा रहा था। और उन्होंने कहा कि तटीय क्षेत्र में नमक कानून का उल्लंघन होगा, तटीय क्षेत्र में नमक कानून का उल्लंघन होगा। और नशीले पदार्थों की दुकानों पर महिलाओं के द्वारा पिकेटिंग यानी धरना, और जहां आबकारी नीलामी नशीले पदार्थों की वस्तुओं की हो रही है वहां पर भी महिलाओं का धरना। जानते हैं आप, अगर कोई आपसे पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक बड़ी विरासत बताइए भारतीय राजनीति में, तो आप बताना नशाबंदी। महिलाओं को गांधी जी ने एक बार एक्टिवेट कर दिया कि नशीले पदार्थों की दुकानों पर धरना दीजिए, तो भारत की आजादी के बाद भी आंध्र प्रदेश से लेकर बहुत सारे प्रांतों में महिलाओं ने आंदोलन आरंभ करके नशाबंदी को लागू करवाया। उनका कहना था कि नशा के कारण, हमारे पुरुष के नशा के कारण हमारा घर बर्बाद हो रहा है, इसलिए नशा बंदी होनी चाहिए। तो महिलाओं को गांधी जी ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में नशा बंदी के लिए एक्टिवेट किया था, और उसकी विरासत आज तक चल रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने कहा कि भाई महिलाओं की तरफ से हमें दबाव आया कि हम मदिरा पान पर पाबंदी लगाएं, तो बिहार में हमने उसको एकदम शराबबंदी कर दी। तो मतलब यह है कि ये उसके कहीं ना कहीं लेगेसी है। तो ये हुआ, उसने योजना बनाई। अब गांधी जी तो जेल में गए, लेकिन पूरे देश में जंगल की आग की तरह आंदोलन फैल गई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तंजौर तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। सत्याग्रहियों की एक जत्था ने वहां नुआखाली से यात्रा करके जाकर और ब्रह्मपुत्रा नदी के पास जाके नमक कानून का उल्लंघन किया। जब बंगाल में मानसून आ गया तो वहां पर चौकीदारी रोको आंदोलन शुरू हो गया। तो पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर था, और जो किसान थे वो किसान बहुत ज्यादा सक्रिय थे। और अगर सामाजिक भागीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक पैरेलल बनाओ, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक पैरेलल बनाओ सामाजिक भागीदारी। अगर सामाजिक भागीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक पैरेलल बनाइए असहयोग में। और इधर सविनय अवज्ञा में बताइए किसान की भागीदारी किसमें ज्यादा, किसान की भागीदारी दोनों में किसमें ज्यादा, इसमें। महिलाओं की भागीदारी किसमें ज्यादा, इसमें। छात्रों और बुद्धिजीवियों की भागीदारी किसमें ज्यादा, इसमें। क्योंकि एक बार छात्र और जो बुद्धिजीवी थे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक वापस लिया, तो छात्रों बुद्धिजीवियों को लगा कि भाई गांधी जी तो बीच में ही हमें लटकाकर छोड़ देते हैं और फिर हमारा कैरियर भी दांव पर आ जाता है। जैसे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि
कि बहुत सारे, जब गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा दिया था तो बहुत सारे छात्रों को लग रहा था कि अब क्या करना है, अब क्यों विद्यालय में जाना है, अंग्रेज के विद्यालय में। अब भारत को स्वराज्य मिलेगा, भारत का अपना विद्यालय महाविद्यालय होगा, हम अपने संस्थान में पढ़ेंगे। तो बड़े जोश में जाकर उन्होंने अपना नाम कटवा लिया था कॉलेज स्कूल में कि हमारा नाम काटिए, हमें गुलाम संस्था में नहीं पढ़ना है। और जब गांधी जी अचानक असहयोग आंदोलन वापस लिया, जब लौट कर अपने अपने कॉलेज और स्कूल में वो लौट कर गए, तो अब उनके प्रिंसिपल जो थे और मैनेजमेंट था वो अब एयर लेने लगा कि नहीं नहीं, आप जाइए गांधी जी से ही आप अपना नामांकन करवाइए। तो मतलब है कि उनको लगा कि भाई ये तो जोखिम की चीज है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में वॉच एंड ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन हाँ, असहयोग आंदोलन को पूंजीपति वर्ग का समर्थन नहीं मिला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूंजीपति वर्ग का समर्थन मिला। लेकिन असहयोग आंदोलन को मुसलमानों का समर्थन मिला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को मुसलमानों का समर्थन नहीं मिला। असहयोग आंदोलन को मजदूरों का समर्थन मिला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजदूरों का समर्थन नहीं मिला। मिला, कम मिला, सीमित मिला, कुछ खास क्षेत्रों में मिला। भागीदारी असहयोग में ज्यादा थी। तो ध्यान रहे, किसान महिला की भागीदारी असहयोग की तुलना में सविनय अवज्ञा में ज्यादा। पूंजीपतियों की भागीदारी यहां नहीं, यहां। बुद्धिजीवियों की भागीदारी यहां नहीं। मुसलमानों की भागीदारी यहां नहीं। मजदूरों की भागीदारी ज्यादा, यहां कम। यही सामाजिक ये है। अब कहोगे भाई असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है ना, असहयोग आंदोलन स्वराज्य के मुद्दे पर लड़ा गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वराज्य के मुद्दे पर आरंभ किया गया। आप याद करिए, असहयोग आंदोलन के पीछे स्वराज्य था। 1929 में जब लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव ला दिया गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो पूर्ण स्वराज्य के मुद्दे पर आरंभ किया गया। तो दैट इज कॉल्ड सविनय अवज्ञा। अब इस तरह से आप देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। और अब दोनों में एक और भी अंतर है। असहयोग आंदोलन में आप सरकार के साथ सहयोग ना करके विरोध करते हो, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्पष्ट रूप में सरकार के कुछ कानूनों का उल्लंघन करके विरोध करते हो। तो दोनों के बीच अंतर हो गया। तो चलिए, ये हुआ असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए क्या हुआ। सब कुछ ठीक जा रहा था। गांधी जी यरवदा जेल में थे महाराष्ट्र के। सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने विकास के चरम पर जा रहा था। सब कुछ बेहतर जा रहे थे। तभी लिबरल पार्टी के एक नेता थे जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू, और एक हिंदू महासभा के नेता थे जिसका नाम था M.R. जयकर। ये दोनों गांधी जी से जेल में मिले, यरवदा जेल में, और उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि वो इरविन के साथ समझौता करें। फिर गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ समझौता कर लिया। अब समझौते के प्रावधानों को देखिए। 5 मार्च 1931 को, पहले मैं समझौते के प्रावधान से पहले एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ ही इतिहासकार इस बात पर विचार करते हैं कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर जा रहा था, सब कुछ जब अच्छे जा रहे थे, कोई समस्या नहीं थी, तो गांधी जी को इरविन के साथ समझौता करने की आवश्यकता क्या थी? इसकी 2 व्याख्याएं आती है। मैं दोनों व्याख्याएं बताना चाहूंगा। कंटेंट तो मैंने पीडीएफ के फॉर्म में दे ही दिया है। आप लोगों को 2 बार पीडीएफ पढ़ना है। एक बार मेरा क्लास अटेंड करने से पहले, चाहे जितना आप समझ सके, अगर नहीं समझे तो मैं समझाने के लिए बैठा हुआ हूं, और दूसरी बार क्लास अटेंड करने के बाद। लेकिन दोनों बार आपको पीडीएफ पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसकी 2 व्याख्याएं। एक व्याख्या है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो परेशान हो गया था, क्योंकि कांग्रेस ने एक लंबे समय तक आंदोलन आरंभ किया था, और आप जानते हो कि पूंजीपति वर्ग आफ्टर ऑल एक बिजनेस क्लास होता है। वो अधिक समय तक बहिष्कार की नीति को नहीं ले सकता। बहिष्कार की नीति का उसने पालन किया, ब्रिटिश वस्तुओं का बहुत समय तक बहिष्कार किया, लेकिन अब उसका अपना धंधा चौपट होने पर लगा हुआ था। कहा जाता है कि 1931 में मृत्यु से पहले, जस्ट उसी वर्ष उनका मृत्यु भी हुई है, मोतीलाल नेहरू का।
तो मोतीलाल नेहरू को पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एक पूंजीपति थे, उन्होंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि पूंजीपतियों के धैर्य की एक सीमा होती है। मतलब उनका ये कहना था कि आप लोग तो ठहरे राजनीतिक नेता, आप लोगों के पास तो यही काम है कि आप लोग जीवन भर मूवमेंट आरंभ करते रहोगे, जीवन भर आप आंदोलन में जूझे रह सकते हो, लेकिन हम लोग तो कमाने खाने, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग बिजनेस क्लास है, इतना लंबे समय तक कैसे झेल सकते। दूसरी बात है कि जो पूंजीपति वर्ग है उसको एक हमेशा डर होता था, अगर लंबे समय तक ये मूवमेंट खींच गया तो हो सकता है कुछ समाजवादी तत्व उसमें शामिल हो जाए और पूंजीवाद के लिए खतरा बन जाए। वो चाहते थे कि संवैधानिकता का दरवाजा भी खुला, चलो भाई आपने आंदोलन किया, सरकार पर दबाव डाला, अब सरकार से वार्ता करिए। एक तो यह व्याख्या है। दूसरी व्याख्या यह है कि मध्य प्रांत में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में जो ट्राइबल लोग थे, जनजातीय तत्व थे, वो काफी उग्र हो गए थे और जंगलों की कटाई अंधाधुंध शुरू कर दी थी। मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम पर जंगलों की कटाई शुरू कर दी थी और सरकार के साथ एकदम बिल्कुल ही जंगलों की कटाई करके और सरकार के प्रति बिल्कुल ही अपना आक्रोश दिखा रहे थे। तो वैसी स्थिति में गांधी जी को डर हुआ कहीं ऐसा न हो कि सरकार उग्र हो जाए और सरकार इनको पनिश कर दे। इस बात से गांधी जी घबरा गए और घबराने के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया। इसमें एक व्याख्या यह भी है, खैर ये भी नहीं हुए। अब इसमें देखना यह है कि इसका प्रावधान क्या है। तो प्रावधान है कि गांधी जी और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए, नंबर 1। नंबर 2 कि गांधी जी ने और गांधी जी का इरविन से वार्ता हुई कि जो कैदी हिंसा में भाग नहीं लिया हो उनकी रिहाई। तीसरा, अगर किसी की संपत्ति जब्त कर ली गई हो तो उनकी संपत्ति को वापस कर दिया जाए। और चौथा कि जो तटीय क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उनको नमक बनाने का अधिकार मिले। और पांचवा कि शांतिपूर्ण ढंग से नशीले पदार्थों की दुकानों पर धरना देने का भी अधिकार मिले। फिर गांधी जी ने इरविन से एक मांग की थी, जो पुलिस ने जो एट्रोसिटीज की है, पुलिस एट्रोसिटीज मतलब पुलिस ज्यादती इस आंदोलन के मध्य, तो पुलिस ज्यादती की जांच के लिए एक पुलिस कमीशन का गठन हो। लेकिन इरविन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इरविन को लगा कि अगर हम पुलिस पर बंदिश लगाएंगे तो हो सकता है आगे पुलिस इतना डिमोरलाइज हो जाए कि आगे के मूवमेंट में पुलिस सरकार के लिए उतना सक्रिय रूप से काम ना करे, तो इसलिए उसने मना कर दिया। अब माय स्टूडेंट्स, यहीं पर एक विवाद आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, जो मैंने पहले वादा किया था, आप लोगों ने, कई लोगों ने प्रश्न भी पूछा था। क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट का एक प्रावधान था कि उन कैदियों की रिहाई जिन कैदियों ने हिंसा में भाग नहीं लिया हो। अब इसी मुद्दे पर गांधी जी की आलोचना होती है कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मृत्यु दंड से मुक्त करने की शर्त क्यों नहीं रखी। अब देखिए, इसमें तो अब दो तरह के स्कॉलर्स हैं। मैं आपको बताना चाहता, एक स्कॉलर चमन लाल की दुहाई देते हैं कि भाई गांधी जी को एक्सक्लूसिव कंडीशन रख देना चाहिए था। अब मैं आपको यहां थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा अपने पक्ष को, और जहां तक संभव हो सके निष्पक्ष मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब मैं गांधी जी और भगत सिंह दोनों के प्रति इक्वल सम्मान रखता हूं, तो उसमें कहीं कोई दोनों की तरफ झुकाव दिखाने की बात नहीं। देखिए, मतलब इसमें कुछ हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं, जो सुमित सरकार है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनके रेफरेंस से यही पता चलता है कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की माफी की बात ही नहीं की। जैसे मैं आपको बताऊं कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई। तो पहला मुद्दा आता है कि गांधी जी ने इरविन से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से मुक्त करने की मांग की या नहीं की। एक मत तो यह है कि नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ बिपिन चंद्र कुछ अन्य इतिहासकार लिखते हैं उन्होंने की,
इरविन ने मना कर दिया, क्योंकि उन पर लाहौर षड्यंत्र केस था। उन तीनों पर लाहौर षड्यंत्र केस चल रहे थे, जो अहिंसक नहीं था। अब मैं स्टूडेंट्स यहां पर एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर, आप मुझे कहेंगे तो ये कोई हिस्टोरिकल साक्ष्य नहीं है, लेकिन लिटरेचर हमेशा हिस्ट्री का एविडेंस के रूप में लिटरेचर को लिया जाता है। तो एक व्यक्तित्व है हिंदी साहित्य के पुरोधा व्यक्ति, तो शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगे। उनकी 2 वॉल्यूम की एक रचना है, साहित्यिक रचना शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी के वॉल्यूम 2 में, चूंकि मैं इसलिए यहां पर अगे का उदाहरण दे रहा हूं, चूंकि अगे HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बड़ा ही क्लोज एसोसिएट रहे, बड़े क्लोज और एक्टिव मेंबर रहे, और भगत सिंह के क्लोज एसोसिएट रहे थे। बल्कि इतना तक कि जहां तक हमें सूचना है उसी पुस्तक के माध्यम से कि अगे भगत सिंह के इतने करीब थे या HSRA के इतने एक्टिव मेंबर थे कि जब भगत सिंह को जेल से और कोर्ट से जब भगाने की बात हुई थी तो 3 दिनों में उनको ट्रक चलाना सिखाया गया था। और शेखर एक जीवनी के 2nd वॉल्यूम में, मतलब ऐसा नहीं कि टारगेटेड होकर यही बात लिखते हैं, वो अपना लिख रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है, और साइकोलॉजिकल नॉवेल में क्या होता है कि कई बार घटनाओं को स्वयं भी बढ़ते हुए दिखाया जाता है। दिन, दोपहरी, सांझ, रात, सवेरा, ऐसे करके लिख रहे हैं। और उसी में बहुत सारे न्यूज़पेपर का हवाला दे रहे, उसी में एक न्यूज़पेपर का दृष्टांत देते हुए कह जाते हैं, भगत सिंह को फांसी, गांधी जी की भिक्षा अस्वीकार। तो अगर ये बात है भगत सिंह को फांसी और गांधी जी की भिक्षा अस्वीकार, अगर भगत सिंह का क्लोज एसोसिएट अपने प्रसिद्ध नॉवेल में लिख रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि गांधी जी ने उनकी रिहाई के लिए नहीं कही थी। नंबर 1। अब दूसरी बात रह गई, कुछ एक आलोचक कहते हैं कि वो इरविन के साथ यह शर्त रख देते कि हमारी आपकी तब तक अब वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप इन तीनों महानुभावों को छोड़ोगे नहीं। देखो, इसमें मैं समझता हूं कि गांधी जी के साथ ज्यादती है। ज्यादती इसलिए है कि भगत सिंह और गांधी जी दोनों ने अपनी राजनीतिक पद्धति अलग अलग चुना था, और दोनों अपनी पद्धति के प्रति अनरिपेंटेटिव थे। उन दोनों को अपनी पद्धति के प्रति कोई पश्चाताप नहीं था, और न दोनों को अपने एक दूसरे से कोई कंफ्यूजन था। भगत सिंह इस बात को भली भांति जानते थे कि हमें हिंसा हमारा क्रीड नहीं है, लेकिन हम संक्रमण की अवस्था में हिंसा का प्रयोग करेंगे, उसमें हमें कोई परहेज नहीं है, और न कोई गलत है न अनैतिक है। और गांधी जी प्रत्येक स्थिति में हिंसा का ये आलोचक थे, वो बिल्कुल ही अहिंसा को पसंद करते थे। तो भगत सिंह और दोनों का उल्टा रास्ता था, और दोनों इस बात को भली भांति समझते थे कि हम दोनों का रास्ता अलग है। अब अगर भगत सिंह को ही, गांधी जी ने अगर भगत सिंह के लिए माफीनामा ली होती, तो क्या भगत सिंह उसे स्वीकार करते, या भगत सिंह को कुछ कंडीशन मांगा जाता, या इरविन यह बोलता कि ठीक है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को हम रिहा कर देंगे, वो लिखित दे कि आगे वो हिंसा नहीं करेंगे, तो क्या भगत सिंह देते? और अगर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु अगर इस आधार पर नहीं देते, तो गांधी जी किस आधार पर इस बात के लिए इंसिस्ट करते कि नहीं, आपको करना है? अब रह गई यह वार्ता तोड़ने की बात कि गांधी जी वार्ता नहीं करते, तो सवाल यह उठता है कि अगर गांधी जी भगत सिंह से कहते कि आप हिंसा का रास्ता छोड़कर मेरी तरह हिंसा के रास्ता पर आ जाइए, तो क्या भगत सिंह आते? नहीं आते ना। तो जब हम भगत सिंह से उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वो गांधी के रास्ते पर चले, तो हम गांधी से क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि गांधी जी भी सारे वसूलों, सारे सिद्धांतों को ताक पर रखकर बिल्कुल ही अनकंडीशनल भगत सिंह की माफी की मांग करें, या फिर इरविन के सामने यह शर्त रखें? एक बात छोड़िए, यूर ऑडियंस, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपको क्या लगता है कि गांधी जी का स्वयं अगर बेटा होता अपना, तो क्या गांधी जी इस बात की मांग करते? अगर आपको ऐसा लगता है हां, तो फिर गांधी जी ने अगर मांग नहीं की, तो मैं उनको 1 मिनट के लिए गलत ठहरा सकता। सोचिएगा इस पर। क्या बोलते हैं अंकुर, मेरे स्टूडेंट, गांधी जी अपने बेटे के लिए मांग करते या नहीं करते?
दैट इज द फैक्ट। तो मैं स्टूडेंट्स इस तरह फैक्ट हुआ। अब गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में यहां से लंदन गए। संजोग ऐसा था, उस जहाज का नाम था SS राजपूताना, और उस जहाज में और भी प्रतिनिधि गए थे। गांधी जी गए कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, डॉक्टर सरोजिनी नायडू जा रही थी महिला के प्रतिनिधि के रूप में, तेज बहादुर सप्रू जा रहे थे इंडियन लिबरल फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में, MR जयकर जा रहे थे हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में, सभी एक ही जहाज पर थे। घनश्याम दास बिरला जा रहे थे बिजनेस क्लास के प्रतिनिधि के रूप में। जब गांधी जी लंदन गए तो किंग्स जेम्स पैलेस में बैठक शुरू हुई। रैमजे मैकडोनाल्ड की सरकार थी। मैं आपको बताऊं कि रैमजे मैकडोनाल्ड स्वयं लेबर पार्टी से था, लेकिन वो पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड की सरकार थी वो कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थन पर टिकी हुई थी। हाँ, तो लिबरल पार्टी की सरकार, लेकिन वो टिकी हुई थी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के समर्थन पर। तो जब गांधी जी पहुंचे तो अगर वास्तव में अगर लेबर पार्टी वास्तव में अगर स्वतंत्र रूप में काम कर रही होती तो हो सकता था थोड़ा ज्यादा लिबरल रहती, लेकिन उस पर तो चर्चिल का दबाव था, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का। तो रैमजे मैकडोनाल्ड भी गांधी जी के प्रति बहुत उदार व्यवहार नहीं कर रहा था। और गांधी जी गए और जाकर विभिन्न, वहां पर तो सारे राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उधर मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। तो सारे पार्टी और सारे मतलब 16 पार्टियों का लगभग प्रतिनिधित्व था, और बहुत सारे ब्रिटिश राजनीतिक दल थे, उनके भी प्रतिनिधि थे। तो इस तरह से एक राउंड टेबल, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था। तो गांधी जी ने भारत के स्वराज्य के मुद्दे पर बाकी राजनीतिक दलों से, डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर जब उन्होंने चाहा कि एक समझौता हो जाए, जिससे भारत का स्वराज्य संबंधी मुद्दे पर कोई समझौता हो जाए, वहां पर जिन्ना अपनी तरफ खींच रहे थे कि नहीं, हमें पहले सुरक्षा चाहिए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अपनी तरफ खींच रहे थे। और सबसे बढ़कर जब गांधी जी ने सरकार की तरफ देखा तो सरकार गांधी जी के साथ ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो वह भी जैसे बाकी इंटरेस्ट ग्रुप है, उसी तरह से कांग्रेस भी इंडिया में एक इंटरेस्ट ग्रुप, एक हित समूह का प्रतिनिधित्व करती है। इस पर बड़ा झटका लगा गांधी जी को। उनको लगा कि भाई वार्ता करने बुलाए हो और इस तरह से असहयोग कर रहे हो। तो गांधी जी वहां से निराश हो गए और निराश होकर लौट गए। गांधी मूवी तुम लोगों ने देखी होगी, मैंने रेकमेंड किया था। सैटरडे संडे तुम लोगों की छुट्टी भी होती है, तो अंकल पूछो इनसे, मेरे स्टूडेंट से, कि गांधी मूवी देखी है कि नहीं, रिचर्ड एटनबरो वाली। कंपलसरी है देखना। ऐसा मान लो कि नेशनल मूवमेंट समाप्त करते करते आप लोग इसको जरूर देखो, ये मैं चाहूंगा। क्या हाल है अंकुर? मेरे स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? ओके, वेरी गुड। वहां पर देखिए गांधी की क्या पब्लिसिटी थी। प्लेटफॉर्म पर बकरी लेकर लोग आते थे गांधी जी को बकरी के दूध पिलाने, मतलब इतना बड़ा, उनकी इतनी अधिक पब्लिसिटी थी। गांधी जी वहां से निराश होकर आ गए, लंदन से वापस आए। तब तक इरविन चला गया था वायसराय के रूप में। एक नया वायसराय आया गया था, वेलिंगडन। और वेलिंगडन था बहुत बड़ा हार्डलाइनर था। और वैसे भी जो ब्रिटिश एंग्लो इंडियन नौकरशाही थी वो गांधी इरविन पैक्ट से खुश नहीं थी। उसको लगता था कि इसमें कांग्रेस को कुछ ज्यादा महत्व मिल गया, कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ गया। तो वे लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ऐसा अवसर आए, मैंने उनका यह मानना था कि भाई कब ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो वार्ता टूट जाए, और वार्ता टूट जाए तो इसी मुद्दे पर हम कांग्रेस का उग्र दमन कर दें। वे लोग कांग्रेस के उग्र दमन का मनोबल बना के बैठे हुए थे। जब गांधी जी आए तो देखिए यहां पूरा परिदृश्य बदल चुका है। और जो नया वायसराय वेलिंगटन था, वो एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी तरफ खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। तो जब इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया तो गांधी जी बड़े दुखी हुए, और उन्होंने वेलिंगटन से को पेशकश की कि आप ऐसा करिए कि आप हमसे साक्षात्कार रखिए, हम आपसे कुछ वार्ता करना चाहते। तो वेलिंगटन ने गांधी जी से कोई वार्ता नहीं की। इस पर गांधी जी, अच्छा, और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, याद है ना? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, उसमें
कांग्रेस ने हिस्सा ही नहीं लिया था उसमें, तो कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो बिना कांग्रेस के वो गोलमेज सम्मेलन तो फ्लॉप कर गया, रामलीला विदाउट राम हो गया। तो कांग्रेस एक ही गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी, ध्यान रहे, हिस्सा नहीं लेगी। तो इस तरह से गांधी जी वहां से निराश होकर वापस आ गए, और जब वेलिंगटन ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया तो उन्होंने सोचा हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनर्जीवित कर देते। तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा पुनर्जीवित किया, लेकिन एक बार जो उत्साह ठंडा पड़ गया था लोगों का, उत्साह दोबारा वापस नहीं आ सका। तो उनका जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको इतनी गर्मजोशी से लोगों ने उसको स्वागत नहीं किया, और ना ही उसमें वैसी सक्रियता दिखाई। खासकर जो धनी किसान पहले सक्रिय थे वो तो बिल्कुल ही अब अपने आप को अलग कर रहे थे, तो गांधी जी को वैसा कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। उधर सरकार भी पहले से ही एकदम तैयार होकर बैठी थी कि इस बार कांग्रेस को मजा चखाना है। तो ये आंदोलन आरंभ करते ही वेलिंगटन की सरकार ने कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और उग्र दमन शुरू कर दिया। तो संभव था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन खुद अपनी मौत मर जाता, लेकिन सरकार ने फिर गांधी जी को एक नया मुद्दा दे दिया, और इस बार सरकार ने गांधी जी को एक नया मुद्दा दिया, साइमन कमीशन। सॉरी, गलत हो गया। गांधी जी ने इस बार सरकार ने गांधी जी को एक नया मुद्दा दे दिया, वह था कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड का मतलब है सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट का मतलब यह हुआ कि 1932 में फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, क्योंकि उसमें तो कांग्रेस ने उसको बहिष्कार किया, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद फिर जो सरकार थी वो सरकार ने अपना तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद उसने एक नया अवार्ड घोषित किया, नया संविधान लाया। उसी के क्रम में उसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा की तो गांधी जी को बड़ा गहरा सदमा लगा, और गांधी जी उसमें यरवदा जेल में थे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के टाइम में ही उनको फिर दोबारा जेल में डाल दिया गया था। तो यरवदा जेल में थे, और जो सांप्रदायिक पंचाट में पहली बार दलित वर्ग को भी पृथक निर्वाचन दिया गया। पृथक निर्वाचन तो आप लोग समझ चुके हो, जानते हो। पृथक निर्वाचन 1909 में मुसलमानों को दिया गया था, लेकिन इस बार दलित वर्ग को दिया गया। पृथक निर्वाचन में क्या होता है, कैंडिडेट्स और वोटर्स दोनों उसी समूह से होते हैं। तो पृथक निर्वाचन, तो गांधी जी को लगा कि अरे तो भारत को तोड़ने की साजिश है। तो गांधी जी ने यरवदा जेल में ही आमरण अनशन आरंभ कर, फास्ट अनटू डेथ, बिना किसी से पूछे हुए सीधा यरवदा जेल। जब उन्होंने आमरण अनशन आरंभ किया तो पूरे देश में खलबली मच गई। मदन मोहन मालवीय एक दलित वर्ग के नेता थे, उनका नाम था MC राजा। वो MC राजा भी सक्रिय हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दबाव पड़ने लगा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दबाव पड़ने लगा कि भाई गांधी जी के साथ वो समझौता करे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत संघर्ष करने के बाद दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस मुद्दे पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है उसको समझो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि इस राष्ट्रीय संकट में जिस तरह से आप खड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है कि हमारे जैसे लोग के आपके बगल में आके खड़ा हो जाना, मतलब इतना उनको कॉम्प्लीमेंट दिया। और गांधी जी ने जब दबाव डाल, मतलब जब आमरण अनशन नहीं तोड़े, तो अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वार्ता करनी पड़ी, और भीमराव अंबेडकर को पृथक निर्वाचन छोड़ना पड़ा। और यह हुआ सितंबर 1932 के पूना पैक्ट के आधार पर हुआ। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट के आधार पर पृथक निर्वाचन छोड़ना पड़ा, और उसके बाद संयुक्त निर्वाचन स्वीकार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन संयुक्त निर्वाचन स्वीकार करने के एवज में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, मतलब केंद्रीय विधानमंडल में 18% अधिक सीटें दी गई दलित वर्ग को, और प्रांतीय विधानमंडलों में 71 के बजाय 148 सीटें दी गई। लेकिन पृथक निर्वाचन छोड़ना पड़ा। इस बात से बहुत आहत हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, व्हाट गांधी हैज डन टू द हरिजन्स। तो और उस पर उन्होंने
यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि गांधी जी की जो अहिंसा है वो वर्स्ट प्रकार की हिंसा है, क्योंकि उसमें लोगों को वह कुछ करने के लिए मजबूर किया जाता है जो करने की आत्मा नहीं करती। तो इस प्रकार से खैर उसके बाद गांधी जी का ध्यान तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से हट गया, क्योंकि विशेषकर जब ये घटना के बाद, तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन से उनका ध्यान हट गया तो वो चले गए, अब धीरे धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपने को अलग करने लगे और अप्रैल 1934 में औपचारिक रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और तब फुल फ्लेजेड वो हरिजन उद्धार कार्यक्रम में चले गए। 12,500 मील की यात्रा की और गांव-गांव जाकर वो मतलब अछूत व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने लोगों में एक चेतना जागृत करने की कोशिश की। हरिजन पत्र का संपादन आरंभ किया और इस तरह गांधी जी वही रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम में चले गए। देखिए आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो इतिहास ने अपने आप को दोहराया। 1924 में याद करिए गांधी जी रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम में गए थे, 1929 में लौटे थे। अब गांधी जी 1934 में गए हैं और 1939 में लौटेंगे। फिर एक बार मैं गांधी जी की याद दिलाऊंगा। तो ये जो आपका डायग्राम है, यह पार्ट तो आपका यही तक है। ये अब इसको हमें समाजवाद वामपंथ एक बहुत अच्छा टॉपिक है, किसानों महिलाओं में जागृति तो थोड़ा थोड़ा है और ये भी है एक अच्छा, और फिर लास्ट में तो कल ये टॉपिक हम समाप्त करेंगे। और कल जब समाप्त करेंगे तो उससे पहले आपको एक मटेरियल, स्टडी मटेरियल आगे का भी देंगे, क्योंकि अब स्वतंत्रता विभाजन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, ध्यान करना। इसमें क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ लेना। हालांकि क्वेश्चन मैंने एक बार कर दिया हुआ है, लेकिन आप याद करिए। देखिए समाजवाद वामपंथ भी पढ़ लेना और आप लोग इसको पढ़ लेना। जैसे देखो ये एक बार क्वेश्चन 2015 में आपसे पूछा है, अब सारी उपागमों एवं रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था, स्पष्ट कीजिए। पहले अंकुर पूछो तो इन लोगों से कि ये क्वेश्चन क्या है, ये हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव है? अच्छा यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ तो ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा पढ़ना बिल्कुल। अपसारी का मतलब है दो अलग अलग दिशा में। अपसारी उपागम रणनीतियों, महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर दलितों की बेहतरी का लक्ष्य। तो अपसारी का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल, मतलब दो भाग में अलग अलग है लेकिन लक्ष्य, इसको पढ़ लेना आप लोग। और ब्रिटिश के विरुद्ध गांधीवाद सबसे खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ, इसको भी मैंने मॉडल आंसर दिया है, इसको पढ़ लेना। पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने, आप लोग तो बहुत सजग हो। अब भारत शासन अधिनियम 1935, लेकिन उससे पहले मैं तुमको भारत शासन अधिनियम से पहले मैं ये कराऊंगा, ये समाजवाद, ये कल पहले ये, फिर भारत शासन अधिनियम, फिर संप्रदायवाद। तो कल ये टॉपिक आपका हो जाएगा। आज बच्चों मैं यही समाप्त कर रहा हूं, फिर कल मैं आप लोगों की प्रतीक्षा करूंगा, टाइमली आ जाइएगा और फिर कल देखते हैं। आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, कल मैं इसको फिनिश करके फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को डालूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू।